भाई और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 11, 12 और 13 की। चैप्टर 11 सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर। तो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आप ये 4 एलिमेंट ज़रूर कंसिडर करें। पहला, कंपनी के जनरल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसे हैं। दूसरा, उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है। तीसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है उसका। और चौथा, डिविडेंड रिकॉर्ड क्या रहा है उसका पहले। तो बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स की। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं खुद से। पहला, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, और दूसरा, प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको पिछले 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी देखनी पड़ सकती हैं इसके लिए। और आपकी जो कंपनी है वो सीरियल एक्वायरर नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि पागलों की तरह दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती जा रही है। 2 या 3 एक्विजिशन से ज़्यादा अगर वो एक्वायर कर रही है तो सही नहीं होगी वो। और आप ये देखें फिर कि कंपनी ओपीएम एडिक्ट तो नहीं है। ओपीएम मतलब अदर पीपल्स मनी, मतलब ज़्यादा ही डेट तो बोरो नहीं कर रही, या फिर इक्विटी तो इशू नहीं कर रही हर साल ज़्यादा, या फिर कंपनी का सिर्फ एक ही कस्टमर तो नहीं है, या फिर सिर्फ एक मुट्ठी भर कस्टमर्स तो नहीं है कंपनी के। तो ये कॉज फॉर कंसर्न है आपके लिए। कुछ अच्छे साइंस भी हैं। आप ये देखें कि क्या कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे हार्ले डेविडसन के पास है, जिलेट के पास है, कोका कोला के पास है। और अगर कंपनी की नेट इनकम और रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं धीरे धीरे पिछले 10 साल से, प्री टैक्स इनकम 10% से बढ़ रही है, आफ्टर टैक्स इनकम अगर 7% से भी बढ़ रही है तब भी बहुत अच्छी बात है। 15% से ऊपर कुछ भी है वो अनरियलिस्टिक है, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा वो। और क्या कंपनी आर&डी में इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, अगर कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव हैं कंसिस्टेंटली, और कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव हैं, तो उस कंपनी से आप दूर रहें, क्योंकि वो डेट बोरो कर रही है या फिर इक्विटी इशू कर रही है कंसिस्टेंटली, और ऑपरेशन से उससे पैसा जनरेट नहीं हो रहा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को सिर्फ वो बोलना चाहिए जो वो कर सकती है, और वो करना भी चाहिए फिर जो वो बोल चुकी है पहले। तो आप पुरानी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कंपनी की, कि जो मैनेजमेंट ने पिछले साल फोरकास्ट किया था मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन में, वो इस साल वो कर पाई है या नहीं, या फिर कितना फ़र्क है उसमें, या फिर कंसिस्टेंटली ही वो नहीं कर पा रही है। और मैनेजर्स अगर कोई गलती करते हैं तो उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनी के, उनकी कंपेंसेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। और ये नहीं है कि कंपनी ने मिलियंस ऑफ स्टॉक ऑप्शंस इशू किए हुए हैं, तो इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपकी अर्निंग्स डाइल्यूट होंगी। मैनेजमेंट का काम है ना तो स्टॉक प्राइस को ज़्यादा बढ़ने देना, ना ज़्यादा घटने देना। ये नहीं कि पी रेशो 60 टाइम्स हो चुकी है, तो ये मैनेजर्स का काम है उसे कंट्रोल करना। तीसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है पिछले 10 साल से, या फिर फ्री कैश फ्लो टू फर्म कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इस बुक में जो बताया गया है वो है ओनर्स अर्निंग्स। ओनर्स अर्निंग्स आप देखें कि क्या वो 6 से 7% बढ़ रहा है कम से कम पिछले 10 साल से कंसिस्टेंटली। अगर वो बढ़ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी कैश जनरेटर है और आगे के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं उसके। तो ओनर्स अर्निंग्स क्या होता है? ओनर्स अर्निंग्स इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन माइनस नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कॉस्ट ऑफ ग्रांटिंग स्टॉक ऑप्शंस माइनस नॉन रिकरिंग अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स माइनस इनकम फ्रॉम कंपनीज पेंशन फंड। और कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो न्यूमरेटर में डेट है उसमें आपको प्रेफर्ड स्टॉक भी इंक्लूड करनी है अगर कंपनी ने इशू की हुई है तो। फिर कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी देखें, जो कि होती है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड चार्जेस, जो कि इंटरेस्ट या लीज पेमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी बात होगी। यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि 4 तो होनी चाहिए। नंबर 4 है डिविडेंड्स एंड स्टॉक पॉलिसी। जिस फर्म को आप स्टडी कर रहे हैं, अगर उस फर्म ने अपने कंपटीशन को आउट परफॉर्म किया है, तो यानी कि जो फर्म है अपना कैश को सही जगह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अगर वो अंडर परफॉर्म कर रही है कंपटीशन को, तो वो कैश का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। उसे कंपनी में कैश लगाने के बजाय डिविडेंड्स पे कर देने चाहिए। और अगर कंपनी बार बार अपनी स्टॉक्स को स्प्लिट कर रही हैं, प्राइस बढ़ने नहीं दे रही, जैसे ही ज़्यादा होता है तो वो स्प्लिट कर देती हैं और अपनी स्टॉक स्प्लिट्स की पब्लिसिटी कर रही हैं मीडिया में, तो ऐसी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ समझती हैं। ऐसी कंपनीज के शेयर खरीदने से पहले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 100 बार सोचता है। और अगर कोई कंपनी शेयर बायबैक कर रही है तो बहुत अच्छा साइन है, लेकिन अगर वो शेयर बायबैक कर रही है जब वो चीप हो, तब अच्छा साइन है।
अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्योंकि वो चीप लग रही है आपको और कंपनी ने भी वो बाय बैक कर ली उसी टाइम पे, तो आप समझ जाना कि हाँ आपकी वो बात वेरीफाई हो चुकी है। लेकिन जो कंपनीज अपने शेयर्स बाय बैक करती हैं बहुत हाई प्राइस पे, वो कंपनी का कैश वेस्ट कर रही हैं, कंपनी का नहीं, वो हमारा इन्वेस्टर्स का कैश वेस्ट कर रही हैं। करती तो इसलिए है कि अर्निंग्स डाइल्यूट ना हो जाए, लेकिन कैश भी तो इन्वेस्टर्स का ही है, वो क्यों वेस्ट कर रहे हो। इसमें इतना ही है। चैप्टर 12 थिंग्स टू कंसीडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स। तो जो कंपनीज अपना ईपीएस देती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इन्वेस्टर को सीधा वही कंसीडर नहीं कर लेना चाहिए। इन्वेस्टर को देखना भी चाहिए कि वो सही भी है कि नहीं, कंपनी अपनी अर्निंग्स को डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रही। इसे देखने के लिए हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि जो प्रोफॉर्मा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर एज इफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। दूसरा, डाइल्यूटेड ईपीएस देखें हमेशा, क्योंकि वही है जो आपको पर शेयर मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो होंगे ही वो कभी ना कभी। जो स्टॉक ऑप्शंस हैं, और ये भी देखें कि क्या कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न एज्यूम कर रही है अपने प्लान एसेट्स पे पेंशन फंड के। अगर ऐसा है तो ये भी कॉज फॉर कंसर्न है। और इसका भी ध्यान रखें कि क्या कोई स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ भी हैं जिनमें कंपनीज अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को छुपा रही है ऑफ बैलेंस शीट। और अगर कोई कंपनी बहुत सारे एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सही भी है या नहीं, मतलब वो जस्टिफाइबल है भी या नहीं। और अगर लॉ में कोई प्रोविजन है कि कंपनी अपने टैक्सेस को आगे कैरी कर सकती है 20 साल तक या कितने भी साल तक, तो वो चीज़ भी आप कंसिडर करें इसमें, क्योंकि आगे आने वाले सालों में उसकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी अगर टैक्स बेनिफिट है उसके पास तो। और ईपीएस निकालते टाइम आप पिछले 7 से 10 साल की अर्निंग्स ले सकते हैं, या फिर जो उस इंडस्ट्री की बिजनेस साइकिल है वो वाला स्पैन ले सकते हैं आप, और फिर उतने टाइम की अर्निंग्स की एवरेज ले लो। इससे आपको नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स मिल जाएंगी, उसको नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर दोगे तो ईपीएस आ जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ग्रोथ कंसिडर नहीं हो रही इसमें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सीएफए इंस्टीट्यूट रेकमेंड करता है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं खुद से बता रहा हूँ। सीएफए इंस्टीट्यूट रेकमेंड करता है कि एवरेज आरओई मेथड यूज़ कर लो। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस साइकिल है कंपनी की, मान लो 4 साल की है, तो 4 साल की अर्निंग्स की एवरेज लेने के बजाय 4 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की एवरेज ले लो और फिर उसे प्रीवियस ईयर की बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी नॉर्मलाइज्ड ईपीएस हो जाएगी। और फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कोई चेंज हुआ हो, या फिर एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज किया गया हो, या फिर पेंशन प्लान से इनकम बहुत ही ज़्यादा होगी हो। अगर 5% से ज़्यादा नेट इनकम पेंशन प्लान से आ रही है तो आप खुद से ये पूछें कि अगर वो इनकम गायब हो जाए कल तो आपको क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो सस्टेनेबल इनकम नहीं है, आज है वो कल नहीं है। और आप ये भी देखें कि कंपनी ने क्या एज्यूम किया हुआ है एज अ रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। अगर रिटर्न प्लान एसेट्स पे 6.5% से ज़्यादा एज्यूम की हुई है कंपनी ने तो वो अनरियलिस्टिक है। अगर आपको कुछ टर्म्स इसमें समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, ये काफ़ी क्वांटिटेटिव सेक्शन है। और फिर 3 टिप्स भी दी गई हैं इन्वेस्टर्स के लिए। नंबर 1, रीड बैकवर्ड्स, मतलब आप पीछे से पढ़ना शुरू करें, आगे की तरफ आएँ। क्योंकि अगर कंपनी कोई चीज़ छुपाना चाहती है तो वो एनुअल रिपोर्ट के पीछे डालेगी एंड में, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट होती 100-150 पेजों की है, तो बंदा बीच में ही थक जाता है पढ़ते पढ़ते, एंड तक वो जाता ही नहीं। नंबर 2, रीड द नोट्स। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एनुअल रिपोर्ट में, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, उनके जो नोट्स होते हैं ना वो ज़रूर पढ़ें, उनमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उन्हें पढ़े बगैर बिल्कुल मत खरीदें कोई भी स्टॉक। और फिर कुछ ऐसे शब्दों का ध्यान रखें, कैपिटलाइज्ड, डेफर्ड, रीस्ट्रक्चरिंग, चेंज, हाउएवर। इन शब्दों का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉक नहीं खरीदनी चाहिए, इनका मतलब सिर्फ ये है कि आपको और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नंबर 3, रीड मोर। अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, खुद से स्टॉक्स चूज करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी देनी पड़ेगी अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में। ये आपका काम है फिर सीखना भी। अगर आपको नहीं आती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करनी, या पता नहीं क्या ये सब बातें जो मैंने की हैं, अगर आपको कुछ टर्म्स के बारे में नहीं पता तो आपकी जिम्मेवारी है वो सीखना, नहीं तो आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर रहने दो, इंडेक्स फंड बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप ज़रूर सर्च करें ये सब चीज़ें जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो रीड मोर में जो जेसन है, जिन्होंने इस बुक की कमेंट्री लिखी है, वो कुछ बुक्स रेकमेंड करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। पहली बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय मार्टिन फ्रिडसन एंड फर्नांडो एल्वारेज। दूसरी, द फाइनेंशियल नंबर्स गेम बाय चार्ल्स मलफोर्ड एंड यूजीन कॉमिस्की। थर्ड बुक है
फाइनेंशियल शेनानिगन्स बाय हावर्ड शिलेट और चौथी बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बेंजामिन ग्राहम, जिसने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिया उन्हीं की है। मैंने इनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़ी, तो मैं तो रेकमेंड नहीं कर सकता आपको कोई भी बुक इनमें से। बाकी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप ज़रूर पढ़ें अगर पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियोज़ तो देख ही रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चैप्टर 13 अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। इसमें 4 कंपनीज की बात की गई है। जो पहली 2 हैं वो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हैं, उनकी पिछली अर्निंग्स काफ़ी बढ़ी हुई हैं और मार्केट एक्शन काफ़ी अच्छा मिल गया उन्हें। और जो दूसरी हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं है, वो थोड़ी अनपॉपुलर कंपनीज हैं, लेकिन उनकी जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो प्राइस है वो काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू उनकी जो फिनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को पहली 2 स्टॉक्स काफ़ी अपीलिंग लगेंगी। क्यों? क्योंकि उनका मार्केट एक्शन बहुत ज़्यादा है और उनकी रिसेंट ग्रोथ जो अर्निंग्स में है वो काफ़ी फास्ट है जो बाकी 2 हैं उनके कंपैरिजन में। तो पहला रीज़न तो बिल्कुल ही बेकार है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है वो कि मार्केट एक्शन ज़्यादा है, तो वही हम क्या करें। दूसरा रीज़न ये है कि फास्ट ग्रोथ है अर्निंग्स की, लेकिन जो उसकी पिछली ग्रोथ है और जो उसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट हैं, क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं पी रेशो 60 की? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो ये ग्लैमर वाली स्टॉक्स हैं ये रेकमेंड नहीं की गई इसमें। दूसरी 2 स्टॉक्स हैं जो जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस अच्छी है और चीप मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू देयर परफॉर्मेंस, वो रेकमेंड की गई। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो फेल भी हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन ये एक सेंसिबल डिसीजन है उन लोगों के लिए जो वैल्यू टाइप इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं ग्लैमर टाइप इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा। और अगर इन्वेस्टर के पास ऐसी ही कुछ और वैल्यू टाइप इन्वेस्टमेंट्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देगा। और बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतने कंसर्न्ड हैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के बारे में कि वो उसके लिए एडवांस में ही पे कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टडी करके भी बहुत अच्छा भी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया ना कंपनी का, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पे तो अभी कर चुके हैं। आप सही होंगे ज़रूर, लेकिन प्रॉफिट नहीं बनेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।